अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मीमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। सियासी जोड़ तोड़ का सीजन है। काफ लीग मुकम्मल तरीके से मुतहरक हो चुकी है। आसिफ अल ज़रदाई साहब लाहौर गए, वहां पर काफ लीग के सरबराह से मिले। आगे पंजाब का सियासी मंजरनामा क्या हो सकता है मुमकिन तौर पर, प्रोग्राम के पहले से इस पर बात करेंगे। उसके बाद मौसमियाती तब्दीली तवज्जो तलब है। इस वक्त पंजाब के अंदर खास तौर पर गर्मियों के अंदर जो टेम्परेचर ड्रॉप है, इसके बाद क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो सीरियस बहस है और जो सीरियस नकात हैं वो उठाए जाने ज़रूरी है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम इस पर बात करेंगे। आखिर में ऑडियो लीक्स में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहम सवालात पूछे हैं, ज़रा वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगाज़ करते हैं सियासी जोड़ तोड़ जो है पीटीआई की टूट फूट के बाद। इसके बाद जो पंजाब के अंदर सियासत की जगह है उसमें से बहुत सारी ऐसी लोग हैं जो जब पीटीआई छोड़ रहे हैं तो उनको अब अपना अगले ठिकाने की तलाश करनी है। सो उसमें जो मुख्तलिफ लोग हैं मुख्तलिफ आरा के साथ जब छोड़ते हैं पीटीआई तो अपनी आगे की सियासत का जिक्र करते हैं। लेकिन उनमें जो एक कदर मुश्तरक है वो ये कि उनमें से अक्सर लोग ये कहते हैं कि अगर सियासत होनी है तो वो एंटी पीडीएम ही होनी है। जो भी इस वक्त पीटीआई को खैर बात कहकर जा रहा है उसको इस बात का अदराक जरूर है। सो अगर काफ लीग इस वक्त मुतहर्रिक है, आसिफ अल ज़रदाई साहब के साथ मुलाकातें होनी हैं। अब कौन कौन काफ लीग ज्वाइन करता है, कौन तरीन ग्रुप ज्वाइन करता है, इस हवाले से भी आगे चंद हफ्तों में मामला वाजे हो जाएगा। फवाद चौधरी साहब ने जो पीटीआई छोड़ी उसके कुछ बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि पीडीएम के खिलाफ ही होगी अगली सियासत जो होनी है। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। 25 करोड़ आवाम को आसिफ ज़रदारी और नवाज शरीफ के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता। मौजूदा जो पीडीएम की हुकूमत है ये पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त जो हालात हैं उसमें किसी तौर के ऊपर भी ये मुमकिन नहीं है कि पीडीएम में जो जमातें या जो हुकूमत इस वक्त शामिल है पाकिस्तान के अवाम जो हैं उनको उसके ऊपर छोड़ दिया जाए। जब हाशिम डोगर साहब ने तहरीक इंसाफ छोड़ी उसके बाद वो काशिफ बासी साहब के प्रोग्राम में जब इंटरव्यू देने के लिए आए उन्होंने भी कहा कि अगर जो सियासत इस वक्त पंजाब के अंदर होनी है तो वो तो पीडीएम यानी कि मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद जिसमें पीएमएलएन भी शामिल है, पीपल्स पार्टी भी शामिल है, उसके खिलाफ ही होनी। हम में से कोई भी शख्स नून लीग में नहीं जाना चाहता। पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं। हम इस एक जो मिलिट्री का जो सेंटीमेंट है इसके अलावा हम बिल्कुल भी पीडीएम को एंडोर्स नहीं करते। हम समझते हैं कि वो इस मुल्क के लिए अच्छे नहीं है। यहां तक कि फयाज चौहान साहब भी जिस तरीके से, जिस ढंग से और जिस जबान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर गए उसके बावजूद उनकी पोजीशन भी ये है कि पंजाब के मारूजी हालात को देखते हुए कि अगर सियासत करनी है तो वो मौजूदा हुक्मरान सेटअप के खिलाफ ही करनी है। मैं अपनी उस आइडियालॉजी पे कायम हूं। इंशाल्लाह सियासत करेंगे, मौजूदा हुक्मरानों के खिलाफ अपनी जिद्दोजहद जारी रहेगी। इंशाल्लाह जो हालात बनेंगे, शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब, चौधरी परवेज इलाही साहब से मैं आज से 6-7 दिन बाद जाके उनसे भी मुलाकात करूंगा। हम इस मेहनत को ज़ाया नहीं होने देंगे और एक नए प्लेटफॉर्म से एक अच्छे तरीके से इंशाल्लाह मुल्क और कौम की खिदमत करेंगे। सो बहरहाल जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ के जा रहा है उसको इस बात का तो इदराक है कि अगर जो पंजाब के अंदर पॉलिटिक्स की इस वक्त सूरत हाल है वो है तो मौजूदा इनकम्बेंट सेटअप के खिलाफ ही। अच्छा, अब इसके बाद ऑप्शंस क्या हैं? कल मुलाकात हुई काफ लीग के साथ आसिफ अल ज़रदाई साहब की। आपको अगर हम विजुअल्स दिखाएं वहां पर क्या गुफ्तगू हुई, किस किस्म की बातचीत हुई, कौन लोग जो हैं काफ लीग को ज्वाइन कर सकते हैं, किन से राब्ता हुआ है, क्या काफ लीग अगली किंग्स पार्टी बनने जा रही है, ये तमाम सवालात हैं काफ लीग के हवाले से। दूसरी तरफ जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप बड़ा एक्टिव है। जहांगीर तरीन साहब के हवाले से ऑन चौधरी साहब जो ऑन रिकॉर्ड अपना बयान दे रहे हैं, अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं, वो कहते हैं कि जी बहुत जल्द फैसला होगा। क्या ये अलहदा प्रेशर ग्रुप होगा, अलहदा पार्टी बनेगी, ये मामलात भी सामने आना जरूरी है। तो जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप क्या सोच रहा है ये ऑन चौधरी साहब हमें बता रहे हैं। इत्तला तो ये है कि पार्टी बन चुकी है और बस अब ऐलान होना बाकी है। तो अगले 1, 2, 3, 4 दिन में हम तवक्को करें ऐलान, किसी ऐलान की। इंशाल्लाह आप अच्छा सरप्राइज देखेंगे आप कुछ दिनों में। और मैं कबल अज़ वक्त कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन ये है कि ये तो तरीन साहब फैसला करेंगे और इंशाल्लाह आपको विद इन फ्यू डेज इसके बारे में भी मालूम हो जाएगा। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद सरवर साहब, साबिक गवर्नर पंजाब है, चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ है आजकल। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। कल आसिफ अल ज़रदाई साहब से मुलाकात हुई, क्या उसमें बहस ज़्यादातर जो बात डिस्कस हुई, जो बात ज़ेर गौर मामलात आए, क्या काफ लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या सीट एडजस्टमेंट के ऊपर गुफ्तगू हुई या कुछ और मामलात भी थे? देखें, हमारी जो आसिफ अली ज़रदारी साहब से बात हुई है उसमें जनाब शुजात हुसैन साहब ने एक तो तशवीश का इजहार किया है
کہ عوام جو ہیں وہ مہنگائی سے پس گئے ہیں اور اگلے بجٹ میں کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم عوام کو ریلیف جو ہے دے سکیں. اور اس کے علاوہ جہاں تک سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کبھی یہ باتیں جو ہیں وہ قبل از وقت ہیں. جب الیکشن جو ہے ہوگا تو اس وقت ہی سیاسی جماعتیں جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھیں گی. لیکن ایک جو بیانیہ ہے جو کہ آپ نے اپنے پروگرام میں انٹروڈکٹری ریمارکس میں بتایا ہے کہ جو اتنے لوگ بھی پی ٹی آئی کو چھوڑ کے آ رہے ہیں ان کا بیانیہ یہی ہے کہ ہم نے پالیٹکس جو ہے وہ اینٹی پی ڈی ایم جو ہے کرنی ہے. تو میں ایک سیاسی طالب علم کی حیثیت سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے یہ تھا کہ ایک تو یقینی طور پر وہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا، اس کے بعد معیشت جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں آ سکی، جس کی وجہ ایک بیانیہ تھا ان کا کہ وہ بہت زیادہ پاپولرٹی جو ہے ان کو مل گئی. لیکن پاپولرٹی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جتنے لوگ بھی مسلم لیگ نون کے مخالف تھے، جتنے لوگ بھی پیپلز پارٹی کے مخالف تھے، جتنے لوگ بھی مولانا فضل الرحمان کے مخالف تھے، تو وہ سارا ووٹ بینک جو تھا وہ تحریک انصاف کے پلڑے میں جاتا تھا. اچھا. اب 9 مئی کے بعد حالات جو ہیں وہ تبدیل ہو گئے. اب صورتحال یہ ہے کہ اب جو ووٹ ہے پی ڈی ایم کا اینٹی ووٹ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہمارا بھی، میری اپنی ذاتی رائے بھی یہ ہے کہ چونکہ مسلم لیگ نون اور یہ جماعتیں جو ہیں ڈیلیور کرنے میں پوری طرح ناکام ہو گئی ہیں اور ملک کے جو شدید ایشوز ہیں، چیلنجز ہیں، ان کو اور خاص کر معیشت کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہی ہیں. تو میں بھی ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی سیاست جو ہے، اگلا الیکشن جو ہے، اپنے طور پہ میدان میں آنا چاہیے. لیکن سر اس وقت آپ اتحادی ہیں سر نہیں اس وقت اگلے الیکشن سے پہلے چوئی صاحب ایک سیکنڈ میرے سوال کا سر اس وقت آپ اتحادی ہیں، 2 وزراء آپ کی کیبنٹ کے اندر ہیں، الیکشن اگر ہونے ہیں تو 4 مہینے میں ہو جائیں گے اگر آئینی طریقے سے ہوئے. اس وقت آپ اپنی علیحدہ سیاست کیسے کر سکتے ہیں سر؟ آپ تو کیبنٹ چھوڑیں گے، حکومت چھوڑیں گے، اپنے آپ کو پوزیشن کریں گے ایز این اپوزیشن، پھر اس کے خلاف سیاست کریں گے، کیسے ہوگا سر؟ لیکن میں اسی پہ ابھی اس طرف بھی میں آتا ہوں. پہلے میں آپ کو یہ جو سائنس ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب جو 9 مئی کے واقعات کے بعد یقینی طور پر جو پنجاب کی مثال لے لیں کہ پنجاب میں جو نون کے خلاف ووٹ جانا تھا، اگر ہم لیٹ سے کہ ہم انڈیپینڈنٹ لڑتے ہیں تو وہ ہمیں بھی ملے گا، وہ ووٹ جو اپنا ترین صاحب پارٹی بنا رہے ہیں اس کو بھی ملے گا. پھر جو پاکستان تحریک انصاف ہے جتنے مرضی اس کے لیڈر چھوڑ گئے ہیں لیکن ان کے پاس بھی ووٹ بینک جو ہے وہ موجود ہے. تو اس لیے اب اس سے جو سیاسی فائدہ ہے وہ یقینی طور پر مسلم لیگ نون جو ہے وہ اٹھائے گی، انلیس کہ یہ تمام فورسز جو ہیں اینٹی پی ڈی ایم ہیں یہ ساری اکٹھی ہو کے ایک لائے عمل جو ہے نہ تیار کریں. آپ نے یہ سوال اٹھایا ہے، بالکل بات آپ کی درست ہے کہ ہمارے 2 منسٹر جو ہیں وہ کیبنٹ کا حصہ ہیں، لیکن میں یہ پاکستان کے عوام کو آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پی ڈی ایم کا حصہ میں اس وقت پاکستان مسلم لیگ میں شامل نہیں ہوا تھا. یہ فیصلہ مجھ سے پہلے مسلم لیگ نے کیا تھا اور اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں اور میری پارٹی کے اکثر لوگ جو ہیں چاہے وہ لیڈرشپ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہیں پی ڈی ایم سے ہمیں سیاسی نقصان جو ہے وہ ہوگا. صحیح. تو اگلا الیکشن کاف لیگ کے بطور رہنما سر آپ کا بھی خیال ہے کہ اینٹی پی ڈی ایم ووٹ پہ ہوگا، اینٹی پی ڈی ایم بیانیے پہ ہوگا جو اس الیکشن میں آپ لوگ حصہ لیں گے؟ دیکھیں میرا جو بیانیہ ہوگا یا میری جو ڈیوائیڈنگ لائن ہوگی وہ نہ اینٹی پی ڈی ایم ہوگی نہ اینٹی تحریک انصاف ہوگی. میرا یہ ہوگا کہ میرے پاس ایک پروگرام ہوگا. میں نے اپنی ساری زندگی جو ہے یورپ میں گزاری ہے، مجھے پتہ ہے کہ وہاں پر ہیلتھ سسٹم کیسے چلتا ہے، ریفارمز کیسے لائی جاتی ہیں، انرجی ریفارمز کیسے لے کے آنی ہے، ایجوکیشن ریفارمز کیسے لینی ہے. دیکھیں ابھی تھوڑا عرصہ ہوا ہے مجھے جو ہے مسلم لیگ میں آئے ہوئے اور میں نے اپنا عدل و انصاف کے لیے لیگل ریفارمز کمیٹی بنا دی ہے جس میں تقریباً ½ ڈزن سے زیادہ پی ایچ ڈی ان کرمنالوجی، پی ایچ ڈی ان لا، پی ایچ ڈی ان شریعہ، ریٹائر جسٹس موجود ہیں. انشاءاللہ ایک پروگرام دیں گے اور ہم اپنے ووٹ پروگرام پہ مانگیں گے.
सर प्रोग्राम के ऊपर वोट मांगेंगे, लेकिन इस वक्त आपकी जमात हुकूमत का हिस्सा है सर, तो जो भी महंगाई है, जो भी इस वक्त हम देख रहे हैं मुल्क के अंदर सियासी तौर पे जो एक अनसर्टिनिटी है, जो भी इस वक्त इकोनॉमी का सारा मलबा है सर, वो आप लोगों को भी उठाना होगा। सो मुझे समझ नहीं आती कि आप इससे अलहदगी कैसे इख्तियार करेंगे। वफाकी काबीना के हर फैसले पे काफ लीग के वुज़रा की तौसीक है इस वक्त सर। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मईशत का कलमदान जो है वो हमारे हाथ में नहीं है, और सारा काम जो है वो तो मईशत की बेहतरी की तरफ से होना है। देखें, ये जो मईशत है, सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो पाकिस्तान का यही है। और मारिया, आपको मालूम होगा कि दिसंबर 2021 को मैंने लंदन में ओवरसीज पाकिस्तानियों को एड्रेस करते हुए कहा था कि कड़ी शराइत पे आप सब कुछ लिख के जो IMF के साथ मुआहदा कर रहे हैं, ये बहुत ख़तरनाक है। हमें उनकी कड़ी शराइत जो है नहीं माननी चाहिए, हमें अपना हाउस जो है इन ऑर्डर करना चाहिए। लेकिन हुआ क्या है कि शेख हफीज साहब मुआहदा करते हैं IMF के साथ, शौकत तरीन आते हैं, उस मुआहदे को डिसऑन कर देते हैं। फिर शौकत तरीन खुद मुआहदा करते हैं और वो खुद ही डिसऑन कर देते हैं। फिर मिफ्ता साहब आते हैं, वो मुआहदा करते हैं, डार साहब आते हैं कि नहीं मैं तो आंखें डाल के बात करूंगा। भाई, दूसरी हुकूमतों के साथ जब मुआहदे होते हैं, ये बच्चों का खेल नहीं होता। मुआहदा पहले करो ना करो तो उसको आपको निभाना पड़ेगा। और फिर सबसे बड़ी मारिया जो बात है, जो असल इशू है जिसको कोई एड्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहा है, कि हमारा 2.7 ट्रिलियन सर्कुलर डेट है सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का, डिस्कोज का। बिल्कुल ठीक बात करें चौधरी साहब, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है सर जैसे काफ लीग ऑपोजिशन की जमात है, आप सर हुकूमत के अंदर है। ये वजीर आजम को आपकी जमात के वोट के तौसीक से आए, फिर पंजाब के अंदर जो पूरा फड्डा हुआ वो हमने देखा। अभी आप कह रहे हैं कि इकोनॉमी के मामला नून लीग के पास है, पीपल्स पार्टी भी ये कहती है हमारे पास वो कलमदान नहीं है, लेकिन इज्तिमाई जिम्मेदारी तो आप लोगों की गवर्नमेंट की है। ये करेंगे कैसे आप अगले इलेक्शन में? ये पूरा जो उठा के इस पूरा वजन आपने क्या बयानियां बनाना है जाके, और किस पॉइंट पे इलेक्शन लड़ना है? देखें, आपने बहुत अहम सवाल आपने उठाया है, और हमारे जितने भी साथी हैं, दोस्त हैं, जो हमारे साथ लोग शामिल हो रहे हैं, उनको भी इस बारे में पूरी तशवीश है। लेकिन मेरा बयानिया जो है वो डे वन से बहुत क्लियर है, और इसमें क्लैरिटी है कि मैंने अपने मंशूर पे अगला इलेक्शन जो है वो लड़ना है। सर, अब 2-3 ग्रुप्स है ना, तरीन साहब का भी ग्रुप है, जैसे आपका भी, आप लोग भी कोशिश करें, PTI के अंदर से भी कोई गालिबन ऐसी शक्ल हो सकती है -1 फॉर्मूले के साथ। तो जैसे आपने कहा कि एंटी PDM वोट जो है वो तकसीम होगा, इसका फायदा नून लीग को होगा। सो क्या कोई इस तरह का तरीकेकार है कि ये जो ग्रुप्स एंटी PDM वोट है वो इकट्ठे भी चल सकें? कि आपको लगता है कि तरीन साहब के साथ आप लोग compete करेंगे या आप उनके साथ कोलैबोरेट करेंगे? देखिए, इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये अभी बहुत चीज़ें जो हैं वो कबल अज़ वक्त हैं। ये डायलाग होगा, तमाम जमातों से हमारी बात होगी, लेकिन असल बात ये है कि हमें सही को सही और गलत को गलत कहना जो है वो सीखना है। तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि बदकिस्मती से हेडलाइन ये बनती है कि एक MPA जी अब छोड़ के फलां पार्टी को फलां में चला गया। हालांकि हेडलाइन ये बननी चाहिए कि हज़ारों की तादाद में तलबा और तालबात पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शामिल हो रहे हैं। यूथ का एक पूरा माशाल्लाह एक फ्लड है जो हमारी पार्टी में शामिल हुआ है। वकला हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, किसान हो रहे हैं, मजदूर हो रहे हैं। मैं खैबर पख्तूनख्वा में गया हूँ, मैं हैरान हूँ कि कितने लोग हमारे साथ वहाँ पर औरंगजेब महमद साहब जो कि आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरबराह थे, उनके 8000 मेंबर हैं उनके बलोचिस्तान में। उन्होंने सारी जमात जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग में जम कर दी है। बलोचिस्तान के बहुत पढ़े लिखे लोग जो हैं हमारे तो लग रहा है जैसे काफ लीग अगली, तो पार्टी हमारी ग्रो कर रही है। सर, पार्टी तो लग रहा है अगली किंग्स पार्टी बनने जा रही है, जितनी तेजी से ग्रो कर रही है। ये तो कुछ इशारे वैसे हैं सर, किंग्स पार्टी बन रही है, काफ लीग दूसरी मर्तबा, पहले भी बनी थी। मारिया, एक बात मैं बताऊं कि जब ये वकला हमारे साथ आते हैं या स्टूडेंट्स आते हैं, वो किसी के कहने पे नहीं आते। वो तो हमारी बहुत से लोग हैं, मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं कि दर्जनों लोग नहीं, सैकड़ों लोग आते हैं कि आपका हमने इंटरव्यू सुना, और आपने खासकर मैंने एक दिन बात कही थी कि मैं जब आवाम के पास जाऊंगा तो मेरी डिवाइडिंग लाइन ये होगी कि जो करप्ट आदमी है, जिसने पैसा कमाया है,
जिसने सियासत को तजारत बनाया है, उसका अच्छा किसी भी सियासी पार्टी से ताल्लुक हो, पाकिस्तान के अवाम को हम एजुकेट करेंगे कि उन लोगों को वोट ना दे, चाहे उनका ताल्लुक मेरी पार्टी से। सर, ये किससे मुतासिर हो? क्योंकि हर जमात का ना कोई सीएम का कैंडिडेट, पीएम का कैंडिडेट होता है, तो अभी काफ लीग में कौन है अगर सीएम का कैंडिडेट, पीएम का कैंडिडेट जिससे मुतासिर होकर ये सारे लोग आ रहे हैं? अच्छा, एक और चीज जो है मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि पंजाब के लोग वोट देंगे, उनको नहीं मालूम होगा कि उनका मुस्लिम लीग को देंगे तो उनका नून को, तो उनका नहीं पता किसी को होगा कि उनका चीफ मिनिस्टर कौन है। पंजाब में लोगों ने वोट दिए, क्या ख्याल है कि पंजाब के लोग तहरीक इंसाफ को वोट देते? अगर उनको ये पता होता कि उनका वजीर आला जो है वो उस्मान बुज़दार होगा। सर, ज़िमनी इंतखाब में दोबारा दिया, ये भी मेरा सवाल है आपसे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इलेक्शन से पहले हम बताएंगे कि पार्लिमानी पार्टी का हमारा सूबे में लीडर कौन होगा और पार्लिमानी पार्टी का हमारा मरकज में क्या होगा। इसलिए कि ये बिल्कुल गलत तरीका है, कभी किसी दुनिया की किसी सियासी जमात में नहीं होता कि सूबे के लोग और पंजाब जो कि 54% ऑफ पाकिस्तान है, अवाम वोट दे रहे हैं और उनको ये नहीं पता कि वो सूबे को चलाना किसने है। तो मैं समझता हूं कि इस दफा अवाम जो हैं, और खासकर मैंने देखा कि इस पे मीडिया के लोग भी हैं जो इस सवाल को उठा रहे हैं कि लोगों को मालूम होना चाहिए कि अगर वो फलां पार्टी को वोट दे रहे हैं, अगर वो पार्टी जीतती है तो उनका चीफ मिनिस्टर कौन होगा, उनका प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। सर, ज़िमनी इंतखाब हुआ पिछले साल पंजाब में, तो जहांगीर साहब के जो ग्रुप के मुनहरफीन थे और पीएमएलएन की बैकिंग थी, मरियम साहिबा ने खुद कैंपेन की, हमने वो इंतखाबी नताइज देख लिए। वो कहते हैं कि जी टिकट गलत दिया, वो कॉम्बिनेशन ठीक नहीं था, नून लीग की कैंपेन, जेकेटी साहब के कैंडिडेट्स, लेकिन उससे पता चल गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी उस लेवल पर पजीराई हुई है। अब ये इलेक्शन रिजल्ट्स कह रहे हैं सर, और असल में इलेक्शन अगर अब होगा तो ऐसा एक साल में क्या मुख्तलिफ हो जाएगा कि जेकेटी साहब के जो कैंडिडेट्स हैं या जो नए कैंडिडेट्स आप लोगों के होंगे उनको लोग वोट देंगे, और ये जो वोट दिए, याद रहे, ये उस तमाम अवामिल के बावजूद दिए, बुज़दार साहब के सीएम बनने के बावजूद दिए। मारिया, मैं समझता हूं कि आपने दरिया को कूजे में बंद कर दिया है। जो बात मैं नहीं कहना चाहता था वो बात आपने कह दी है कि देखिए 25 लोग जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ के वो जो हैं वो नून के पास गए हैं और उन्होंने इलेक्शन लड़ा है और उस इलेक्शन में बुरी तरह से वो नाकाम हुए हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जो इतने भी ये हमारे परिंदे हैं, बर्ड्स हैं, जो समझते हैं कि फलां चले जाएंगे, फलां जगह जाएंगे तो उनका माजी जो है वो उनका मुस्तकबिल रोशन हो जाएगा, वो उस रिजल्ट से लोगों को सोच के। और मैं एक बात बताना चाहता हूं कि मैं बहुत से लोगों से जब बात करता हूं तो वो मुझे ये बात बताते हैं कि पहले 25 का जो अंजाम हुआ था, अब जो नए लोग हैं क्या उनका भी अंजाम यही होगा। तो इसीलिए मैं समझता हूं कि सियासतदानों को देखें, उन 25 में 20 में वो लोग भी मारिया शामिल थे जो इंडिपेंडेंट अपनी ताकत पे जीत के आए थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे, लेकिन वो भी उस विंड में उस गलत फैसले की वजह से, इसलिए कि उनका सबका मुस्तकबिल जो है इन्होंने तबाह कर दिया। हालांकि उनको जरूरत थी 186 मेंबरों की, 197 वोट इनको लेने की जरूरत क्या थी, इसलिए कि उनको कोई परवाह नहीं थी उनके मुस्तकबिल की, और 20 लोगों का मुस्तकबिल जो है ओवरनाइट उनको जो है खड्डे में ढाल दिया। लेकिन सर, इसका क्या ये मतलब ये चौधरी साहब कि क्या इलेक्टेबल्स जो हैं वो अगले आने वाले मंजरनामे के अंदर उतने रेलेवेंट नहीं हैं? अब पार्टी वोट या शख्सियत का वोट ज्यादा है, इलेक्टेबल का अपना वोट उतना नहीं है। सो काफ लीग के अंदर अगर इलेक्टेबल्स आप लोग लेंगे तो क्या आपको एक खदशा है कि अब क्या उस तरीके से उनके पास वो जीतने की सलाहियत नहीं है क्योंकि सियासत तब्दील हो गई है पंजाब की? बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करता हूं कि ये अगर हम ये सोचें कि कोई इलेक्टेबल आ जाएगा और हम अपनी पार्टी का वोट जो है उसको इंक्रीज नहीं करेंगे, पार्टी का बयानिया लोगों को सेल नहीं करेंगे, पार्टी का मंशूर सेल नहीं करेंगे, तो अब जो हमारे साथ लोग आ रहे हैं वो एक सोच के साथ आ रहे हैं, एक नजरिए के साथ आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं
5.5 साल पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का गवर्नर रहा हूं और सारी दुनिया ये कहती है कि कम से कम चौधरी सरवर के खिलाफ एक करप्शन का इल्जाम तक नहीं है। मैंने अपनी सियासत दयानतदारी से की है, ईमानदारी से किया है, सियासत को इबादत समझ के किया है। आज भी बरतानिया की पॉलिटिक्स में अगर आप जाएं, चाहे वहां कंजर्वेटिव पार्टी है, लेबर पार्टी है, तो किसी से आप सवाल करें तो वो कहते हैं कि चौधरी सरवर ने अपने असूलों की पॉलिटिक्स सारी जिंदगी की है और ईमानदारी की पॉलिटिक्स की है। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूं कि मैं बरतानिया की पार्लियामेंट का मेंबर रहा हूं, लोगों को पता है कि मैं डिलीवर कर सकता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं पाकिस्तान में 2013 में मैंने कहा था कि मैं पाकिस्तान कुछ लेने के लिए नहीं, देने के लिए आया हूं। तो मैं तो अपनी जिंदगी जो है वक्फ कर दी है पाकिस्तान के लोगों के लिए, बाकी कामयाबी और नाकामी अल्लाह के इख्तियार में। सर, इस वक्त पीटीआई के कुछ लोगों से आपका राब्ता है क्या? पीटीआई के जो मुनहरिफीन तो गलत लफ्ज़ है, जो छोड़कर जा रहे हैं, उनमें से लोग आपसे राब्ते में हैं? चौधरी परवेज इलाही साहब का बिल्कुल जो है उस पर कांटा लगा हुआ है सर, काफ लीग में उनकी तो दोबारा नहीं वापस री एंट्री हो सकती? देखें जी, ये फैसला तो जाहिर है कि उनके फैमिली इश्यूज हैं। चौधरी शहजाद साहब करेंगे, सालक साहब जो हैं करेंगे। मेरा अपना ख्याल है, जो मेरी बात हुई है और आज शाफे हुसैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि अब हमारी फैमिली तो इकट्ठी हो सकती है, लेकिन सियासी राहें जो हैं हमारी एक दूसरे से जुदा हो गई। इसका मतलब है कि वो तरीका तो, वो रास्ता तो बंद हो गया। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबिक लोग हैं, उनमें से कोई लोग आपसे राब्ते में? जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितने लोग भी पार्टी छोड़े हैं तो मेरा उन पे टेलीफोन पे भी दूसरा भी राब्ता है, लेकिन चूंकि मैं वो प्राइवेट मीटिंग्स हैं इसलिए मैं कभी भी तस्वीर उतार के उनको मैं जो है नहीं बताता, क्योंकि प्राइवेट कन्वर्सेशंस हैं। लेकिन मेरे ख्याल में वो सारे जो हैं हालात की नज़ाकत को समझते हैं, ख़तरात जो हैं फ्यूचर में उनसे भी सर, लेकिन सियासी हकीकत से भी आगाह है सर, क्योंकि जब उनसे बात करते हैं उनको मालूम है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो इस वक्त वोट है वो है पीटीआई का। कहीं और जाना तरीन साहब के ग्रुप में या काफ लीग के ग्रुप में वो घाटे का सौदा है। क्या कोई ये गुफ्तगू, इस बात पे भी इंट्रोस्पेक्शन है, गुफ्तगू है आप लोगों के दरमियान? जी, मैं समझता हूँ कि एक तो ये बात है कि वो सब जो है, जो पिछला हुआ है कि 20 सीटों पे इलेक्शन थे, 15 सीटों पे, हालांकि पंजाब में हुकूमत भी नून की थी और वो सारे लोग जो हैं इलेक्शन हार गए, और 4-5 जो इलेक्शन जीते हैं वो अपने ज़ोर पे जीते हैं, अपनी पॉपुलरिटी जो है वो उस पे जीते हैं। और मुस्लिम लीग नून के भी लोग जो हैं समझते हैं कि जो लोग वहाँ से आए थे उनके जो अपने कैंडिडेट थे उन्होंने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, तो जिसकी वजह से इलेक्शन में उनकी हार जो है हुई है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अब सियासत में लोगों को बहुत सोच समझ कर अपना स्टेप जो है करने चाहिए, और जल्दबाजी में कोई फैसले करने जो हैं वो सियासी तौर पर इन लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आखिरी सवाल चौधरी साहब, इलेक्शन हो रहा है, आपको लग रहा है 3 महीने में, अक्टूबर में टाइमलाइन के पे इलेक्शन हो जाएगा? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है आपका, लेकिन मेरे अपने ख्याल में जो मेरी सोच है कि 13 तारीख को इस असम्बली की मुद्दत जो है वो ख़त्म हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि असम्बलियाँ जो हैं इस मौके पे डिज़ाल्व होनी चाहिए और 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन जो हैं होने सर, चाहिए। अगर नहीं होते, कोई मुआशी इमरजेंसी या कोई और तरीकेकार से आईनी गुंजाइश निकाल के अगर इलेक्शन आगे किए जाए तो काफ लीग उसकी तौसीक करेगी? आर यू ऑन बोर्ड, या आप उसकी मुखालफत करेंगे? मेरी अपनी सोच ये है, क्योंकि पार्टी के साथ इस बारे में अभी डिस्कशन नहीं हुई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें जो है अगर एक्सटेंशन करते हैं या इमरजेंसी रहते हैं तो हमें उसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। बहुत शुक्रिया। चौधरी सरवर साहब हमारे मौजूद थे। ब्रेक पे हम जाएंगे तो बात करेंगे जो क्लाइमेट चेंज है, इट इज़ वेरी रियल, और इस वक्त पंजाब में ख़ास तौर पे जो लोग जून के महीने में ये मौसम देख रहे हैं जो कि ठंडा है, लगता है ऐसे कि अक्टूबर है या नवंबर है, उसके बाद से कुछ जो सवालात उठ रहे हैं उस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ उठिए। वेलकम बैक। क्लाइमेट चेंज इज़ रियल। इस साल जो मुल्क के पंजाब में जो मौसम के हवाले से लोगों का एक्सपीरियंस है वो बहुत ही एक यूनिक है। जून के अंदर भी अगर हम इस्लामाबाद और उसके अलावा पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों की बात करें तो लोग ना पंखे चला रहे हैं ना एयर कंडीशनर चला रहे हैं, यानी कि जून में भी वो अक्टूबर के मौसम का मज़ा उठा रहे हैं। हालांकि जून के अंदर पीक गर्मी होती है, लेकिन इस दफ़ा लोगों का ख्याल है और माहिरीन का ख्याल है कि शायद गर्मी ना पड़े, सीधा हम मानसून के मौसम में चले जाएं। पिछले साल हम सबको याद है कि इसी तरीके से बहार नहीं आई थी,
सर्दी के बाद हम बिल्कुल एकदम गर्मी के मौसम में दाखिल हो गए थे। सो जो क्लाइमेट चेंज के असरात हैं, जिसका फिर ग़िज़ा पे फ़र्क पड़ेगा, फूड सिक्योरिटी के मामलात होंगे, इस सब पे हम आज बात करेंगे प्रोग्राम के इस हिस्से में। इस साल अगर हम देखें तो 17 और 18 मई से पंजाब और उसके मुख्तलिफ इलाकों के अंदर तर से बारिशें शुरू हो गई हैं, ज़्यादाबारी भी हो रही है। ज़ाहरी तौर पे मौसम अच्छा तो बहुत लग रहा है, लेकिन इसके बहुत सारे और अनासिर हैं। आज इस्लामाबाद में अगर हम देखें तो टेम्परेचर है वो 22 डिग्री तक है, और पूरे पंजाब के अगर ऊपर नज़र डालें तो दर्जा हरारत बतदरीज गिरता चला जा रहा है। मरी में बात करें, गलियात में बात करें, और इस मुल्क के बासियों ने ऐसा मौसम आज से पहले कभी देखा नहीं है। सो वैसे अगर हम जितना मर्जी शुक्र अदा करें, लेकिन एक बहुत तशवीशनाक पहलू भी है इस पूरे मौसम का, और वो ये है कि पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में से है कि जो इन ख़तरनाक गैसेस का अखराज करने में सबसे नीचे है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। लेकिन उसके असरात में सबसे ज़्यादा अफेक्ट जो कौम होती है उसमें से एक पाकिस्तान है। पिछले साल जब यहाँ सैलाब आए थे तो उस हवाले से हमने देखा भी था। मौसमियाती तब्दीली के हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर आदिल नजम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुबारकबाद हो आपको, माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त एक जगह पे पाकिस्तानी जब पहुंचते हैं किसी मुकाम पे खुशी होती है, और इसी वजह से हमने आपको आज दावत भी दी। सर, हम इस्लामाबाद में बैठे हैं, पंजाब के बहुत सारे लोग भी ये बात बताते होंगे, आपको भी मालूमात होंगी। सर, जून में पंखे नहीं चल रहे इस दफ़ा, क्या हमें खुश होना चाहिए? खुश होना चाहिए क्योंकि जाहिर सी बात है बिजली का बिल बचेगा, गर्मी नहीं लग रही, लेकिन ये टेम्पररी खुशी है, ये वक्ती खुशी है। खुश का तो पता नहीं थी, लेकिन शायद कुदरत ने सोचा कि वैसे आप इतनी गर्मा गर्मी अपनी सियासत में, अपनी मईशत में कर रहे हैं कि कुछ थोड़ी सी ठंड कहीं से या कोई थोड़ी सी रिलीफ कहीं से तो आए, तो शायद वो हो। लेकिन सीरियस बात ये मेरी है कि देखें, हर जो मौसम की तब्दीली होती है वो क्लाइमेट चेंज नहीं होती, लेकिन जो क्लाइमेट चेंज है उससे होता ये है कि जो आपका सिस्टम है, जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि एक चीज जो है वो किसी वक्त पे आनी होती है, किसी और वक्त पे आ जाती है, सिस्टम जो है वो बरहम हो जाता है, वो बिल्कुल बिखर जाता है। एंड दैट इज व्हाट वी आर सीइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर पाकिस्तान में भी देखें, ज़राअत की डिपेंडेंस है, आपकी शहरों की डिपेंडेंस है, कि जब ये सिस्टम बिखर जाता है तो अगर आप सोचें ना आपकी जिंदगी कितनी हद तक मौसम से रेगुलेट होती है। जब हमें ये नहीं पता रहेगा कि मौसम कब कैसे आना है तो बहुत सारी चीजें और बिखर जाएंगी। दैट इज द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो मेरा गुजारिश ये होगी कि जब तक 2-4 अच्छे दिन आपको नजर आ रहे हैं टेम्परेचर के हिसाब से, उन्हें एंजॉय करें, लेकिन ये बात याद रखें जिससे आपने शुरू किया था कि क्लाइमेट चेंज इज रियल। बिल्कुल सर, अगर हम पाकिस्तानियों को हमें बात ज्यादा समझानी है, क्योंकि जाहिर सी बात है हर वक्त हम एक सियासी अनसर्टेनिटी में रहते हैं, इकोनॉमिक हमारे यहाँ पे मसाइल हैं, ये क्लाइमेट का इशू कहीं बैकड्रॉप में चला जाता है। आज चूंकि हमें वक्त मिला, गुंजाइश मिली, इस पे हम बात कर रहे हैं। जो मौजूदा मौसम के अंदर एक अनयूजुअल पैटर्न हम देख रहे हैं, होगा क्या इससे अगले आने वाले, और खास तौर पे जो खुराक के ऊपर हमारा जो उसका वो पूरा साइकिल इफेक्ट होता है, तो अगले 3-4 महीने में सर हम और क्या अनयूजुअल चीजें देखेंगे? देखें, ये तो मुझे नहीं पता कि हम क्या चीजें देखेंगे, लेकिन ये बात तय है, साइंस हमें ये नहीं बता सकती कि वो नहीं है, एस्ट्रोलॉजी नहीं है कि आपको कल की पेशन गोई कर, लेकिन साइंस ये बता सकती है कि यार जो पैटर्न्स जिसकी आपको एक आदत पड़ी हुई थी, जो यूजुअल थे, जिसपे आपने अपनी जिंदगी को ऑर्गेनाइज किया था, वो पैटर्न बिखर रहे। अब कल क्या फ्लड होगा, इससे मानसून पे क्या असर पड़ेगा? इस वक्त जो साइंस के हिसाब से जो सबसे तशवीशनाक बात है वो हमारे जो ओशंस हैं उनकी हीट है, जो पेशन गोई की भी गई थी उससे कहीं ज्यादा है। और पाकिस्तान को इसकी इसलिए तशवीश होनी चाहिए कि हम जो हैं तारीखी तौर पे, समाजी तौर पे, सकाफती तौर पे अपनी बरसात के डिपेंडेंट हैं। ये जो हम बरसात के बारे में गाने गाते हैं वो ऐਵੇਂ नहीं गाते, वो बरसात जो है उसने हमारी पूरी मईशत को, हमारी पूरी मुआशत को संभाल के रखा हुआ है, तो उसका क्या असर पड़ेगा। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो अनसर्टेनिटी है ना, ये कहीं ज्यादा मुश्किल चीज है बनिस्बत इसके कि हमें पता हो कि यार बहुत गर्मी आने वाली है, या बहुत सर्दी आने वाली है, या बहुत बारिश आने वाली है। क्या इसकी कीमत हमें ये देनी होगी कि हमारी ड्राउट बढ़ जाएगी सदर्न पाकिस्तान में? अगर आपको याद हो, पिछले जो हमारे फ्लड्स थे उससे पहले जो हीट वेव थी, दैट इज व्हाट रियली कॉज द प्रॉब्लम और इंक्रीज द प्रॉब्लम। क्या इससे मॉनसून पे क्या असर पड़ेगा और उस मॉनसून से दूसरी चीजों पे क्या असर पड़ेगा? लेकिन एक गुजारिश मैं और करता रहा हूँ, आपने जैसे बात की कि वो हमारी जो हमारी सियासत और हमारी जो मईशत जो बिखरी हुई है, हमारे जैसे मुल्कों को जब तक आप उसे ठीक नहीं करेंगे तो क्लाइमेट चेंज के असर आप पे और ज्यादा होंगे। इसलिए नहीं कि आप इमिट बड़ी कर रहे हैं, इसलिए कि आपकी कैपेसिटी टू डील विद द इश्यूज वो तो आपकी गवर्नेंस से आती है ना।
صحیح. سیلاب تو پانی لاتا ہے لیکن جو میرا گھر بہا کے لے جاتا ہے, جو میرے مویشی بہا کے لے جاتا ہے, وہ صرف پانی نہیں ہوتا, وہ تو کچے مکان ہوتے ہیں, وہ سسٹمز ہوتے ہیں جو وہاں موجود نہیں ہوتے. وہ گورننس کا مسئلہ ہے, وہ پالیٹکس کا مسئلہ ہے, وہ اکنامکس کا مسئلہ ہے. آئی ڈو ریئلی بلیو کہ ایٹ دس پوائنٹ مجھے عموماً دکھ ہی ہوتا تھا کہ یار کلائمیٹ کی بات نہیں کرتے, سیاست کی بات کرتے, لیکن انلیس آپ اپنی سیاست اور معیشت کو نہیں سنبھال پائیں گے تو کلائمیٹ از گوئنگ ٹو بیکم مور اینڈ مور آف اے پرابلم, چاہے آپ کی مشن ہو یا نہ. صحیح, بہت شکریہ. ڈاکٹر عادل نجم صاحب ہمارے ساتھ تھے. بات ہم نے ان سے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے کی جس کے اوپر انہوں نے اپنا تجزیہ بھی دیا, لیکن ہر بات پاکستان میں گھوم پھر کے پولیٹیکل سٹیبلٹی اور معاشی سٹیبلٹی کے اوپر آ جاتی ہے. اور ایز اے کلائمیٹ ایکٹیوسٹ ڈاکٹر صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی سیاست ٹھیک کریں, اس کے بعد یہ جو تمام مسائل ہیں وہ کہیں نہ کہیں سٹریم لائن ہو جائیں گے. بریک پہ جاتے ہیں جی, واپس آئیں گے تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑا ایک امپورٹنٹ سوالات اٹھائے ہیں آڈیو ٹیپنگ کے حوالے سے. وہ کیا سوالات ہیں اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ ویلکم بیک. اسلام آباد ہائی کورٹ نے آڈیو لیکس کے حوالے سے چند اہم سوالات اٹھائے ہیں. معاملہ تھا چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے فرزند کی جو گفتگو تھی, اس کی آڈیو لیکس پہ جو خصوصی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی اس کا نوٹس معطل کیا اور ایک تحریری حکم نامہ سامنے آیا اور اس میں وہ سوالات اٹھائے بابر ستار صاحب نے. انہوں نے کہا جی کہ کیا آئین اور قانون شہریوں کی کالز کی سرویلنس اور خفیہ ریکارڈنگ کی اجازت دیتا ہے؟ اگر فون ریکارڈنگ کی اجازت ہے تو کون سی اتھارٹی یا ایجنسی کس میکنزم کے تحت ریکارڈنگ کر سکتی ہے؟ آڈیو ریکارڈنگ کو خفیہ رکھنے اور اس کا غلط استعمال روکنے کے حوالے سے کیا سیف گارڈز ہیں؟ اگر اجازت نہیں تو شہریوں کی پرائیویسی کی خلاف ورزی پر کون سی اتھارٹی ذمہ دار ہے؟ غیر قانونی طور پر ریکارڈ کی گئی کالز کو ریلیز کرنے کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ پارلیمنٹ کسی پرائیویٹ شخص سے معاملے پر انکوائری کر سکتی ہے؟ کیا رولز اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ اسپیکر پرائیویٹ